नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। मैं एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ और मेडिकल रिसर्च में काफ़ी काम किया है। और कल हमने थोड़ा बात किया था कि सूडो साइंस क्या होता है। हमने समझाया था कि अगर थोड़ा भी सोने में मिलावट हो गया तो उसको हम नकली सोना कहेंगे। ऐसे अगर साइंस में भी अगर थोड़ा मिलावट हो जाए जिसमें कि बिल्कुल साफ ऑब्जर्वेशन ना हो, जो कि एक खुले दिमाग से नहीं किया हो, किसी इन्फ्लुएंस में किया हो और कोई या दूसरा इंटरेस्ट हो, तो हम उसको भी हम सूडो साइंस ले सकते हैं। मॉडर्न साइंस, मॉडर्न मेडिसिन बहुत हाई स्टेक्स में आजकल किए जाते हैं। चाहे वो नए टेक्नोलॉजी डेवलप हो या नए मेडिसिन्स ड्रग्स डेवलप हो, नए टीके डेवलप हो, उसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, बहुत पैसा इन्वॉल्व हो जाता है। और जो इन्वेस्टर है उसके फिर इंटरेस्ट आ जाते हैं। फिर वो रिसर्चर्स को नीलामी करके पकड़ते हैं, टॉप रिसर्चर्स को पकड़ते हैं और उनको बड़े बड़े ग्रांट देते हैं। और बड़े बड़े ग्रांट, जितना आप बड़ा ग्रांट लोगे, आपका स्टेटस एज ए रिसर्चर बढ़ जाता है। बड़ा अजीब बात है। और अगर कोई बहुत बड़ा ग्रांट दे रहा है तो अभी सवाल उठता है कि आप प्योर साइंस कर सकते हैं कि आपको थोड़ा सा तो प्रभावित हो जाएंगे कि वो जो ग्रांट दे रहा है उसका क्या है, उसका एजेंडा क्या है। उसको अगर आप सपोर्ट नहीं कराओगे तो अगला ग्रांट आपके दूसरे रिसर्चर को मिल जाएगा, आपके कॉम्पिटिटर को मिल जाएगा, क्योंकि ये आपका कोई भी फील्ड है आजकल, कोई भी कैरियर पाथ है, रैट रेस हो गया है। आपको देखा जाता है आपने कितने बड़े बड़े ग्रांट लाए। इंस्टीट्यूशन के लिए भी बहुत बड़ी बात है। इंटरनेशनल रैंकिंग में वही ये बढ़ जाते हैं इंस्टीट्यूशंस जिनके बड़े बड़े ग्रांट है, जिनके रिसर्चर्स को मिले, और रिसर्चर्स का भी स्टेटस बढ़ जाता है। फिर उससे पेपर निकलता है, वो पेपर पब्लिश भी आप, जो फंडिंग बॉडी है वो आपको मदद कर सकता है, बड़े जर्नल में पब्लिश करे। वो जर्नल भी कंट्रोल किए जाते हैं, वो भी मैंने पहले बताया थे, बड़े बड़े एडिटर्स ने बात किए थे इसके बारे में। इट हैज़ बिकम द एक्सटेंशन आर्म ऑफ द इंडस्ट्री में, टॉप मेडिकल जर्नल्स। अब इसमें सवाल ये उठता है, अभी ये क्रिकेट जैसा हो गया। पहले बेचारे क्रिकेटर खेलते थे, कंट्री के लिए खेलते थे, टेस्ट मैच खेलते थे, 5 5 दिन धूप में फील्डिंग करते थे। अभी टेस्ट मैच खाली रहते हैं स्टैंड्स। अभी आ गया है वनडे, उसके बाद आ गया है आपका T20 आ गया। उसमें अभी बड़े बड़े क्रिकेटर्स की नीलामी होती है, ऑक्शन होती है, जैसे मैं बताया, बिल्कुल रिसर्च में भी वैसा चल रहा है। बड़े बड़े रिसर्च के ग्रांट दिया जाता है, उनके पीछे भागा जाता है। बड़े इंस्टीट्यूशन में बड़े रिसर्चर्स को कंट्रोल किया जाता है बाय दिस फंडिंग एजेंसीज, की वो अपना एजेंडा प्रमोट कर सकें। और क्रिकेट में भी वैसे ही हो रहा है T20 में। मैंने आप देखेंगे क्रिकेट में कैसे हुआ पतन। जब से आप लोगों को शायद नहीं मालूम हो, जो अभी यंग है, एल्डरली को मालूम होगा। हमारे जनरेशन में टेस्ट मैच तो हम कान लगा के देखते थे और बहुत और हमारे जो, ये भी मैंने एक कोई लेख में पढ़ा था कि हमारे उस टाइम के जो क्रिकेटर्स होते थे वो टेस्ट मैच खेलते थे यूके में जाके या फॉरेन कंट्रीज में, इंग्लैंड में। उनके पास इतना कम पैसे पॉकेट मनी मिलता था टेस्ट मैच में कि वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो 2 3 स्पिनर्स थे, उन्होंने लिखा है, एक्सपीरियंस, आई थिंक प्रसन्ना बेदी है, चंद्रशेखर, उन्होंने लिखा है कि हम जल्दी से जाते थे, सुबह वहाँ बिस्किट्स रहते थे चाय के साथ, तो ज़्यादा बिस्किट्स खा लेते थे तो ब्रेकफास्ट का पैसा हम बचा लेते थे। तो वो उन जमाने की बात है। पर अभी तो क्रिकेटर्स का जमाना, सेलिब्रिटी हो गए वो। तो अभी डॉक्टर्स भी सेलिब्रिटी हो गए, क्रिकेटर्स भी सेलिब्रिटी हो गए। ये कैसे आया कि जब 1970s में शायद एक आए थे, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे, जिनका नाम था कैरी पैकर। पुराने लोगों को मालूम होगा। उसको कभी जिंदगी में बैट नहीं पकड़ा था, न बॉल देखा था, पर वो बहुत पैसा था।
उन्हें डे एंड नाइट क्रिकेट स्टार्ट किया, वनडे स्टार्ट किया, कलरफुल ड्रेस अभी जो देखते थे, पहले वाइट पहनते थे क्रिकेटर्स लोग, पूरा वाइट। अभी भी टेस्ट मैच में भी कुछ ऐसे डिजाइन डिजाइन नहीं होता था, प्लेन वाइट पहनते थे। ये पवित्रता का निशानी है सफेदी। तो कैरी पैकर आए तो कलर ड्रेस पहनने लगे, तो वो धीरे धीरे कंटेमिनेशन होने लगा उनका। और फिर ऑक्शन होने लगा, क्रिकेटर्स को खरीदने लगे। फिर अभी तो ऐसे मेडिसिन में भी ऐसे हुए, पुराने जो डॉक्टर होते थे अपने साइकिल में जाते थे, होम फिजिशियन होते थे अपना जो वो पिक्चर भी बने थे आई थिंक, शायद देवानंद का तेरे मेरे सपने या कुछ, उसमें डॉक्टर रहता है वो कोई पुराना, एजे क्रॉनिन का सिटाडेल है, उसमें बहुत अच्छा कहानी है उसमें। द सिटाडेल वो अपने लाइफ के ऊपर बेस किया है। एजे क्रॉनिन बहुत ये डॉक्टर था वो, यूके का, अर्ली 1940s 50s में। तो वो अपना डॉक्टर लाइफ इन प्रैक्टिस एज ए जनरल प्रैक्टिशनर विलेज से फिर वो सिटी में आता है, और वहाँ से सिटी का उस जमाने में 60s 70s में कैसे प्रॉफिट के लिए प्रैक्टिस चालू होता है, और वो वैसे वो सिटाडेल में उसने कैप्चर किया है कि कैसे कैसे उसूल ये हो जाते हैं, छूट जाते हैं जब आप प्रॉफिट के लिए जाओ। उस टाइम तो कुछ ही नहीं था, उस टाइम तो मेडिसिन में इतना एडवांस, इतना कॉस्टली भी नहीं था, फिर भी एक उसने कंपेयर किया सिंपल प्रैक्टिस और फिर शहर का जो वैल्यू सिस्टम था। और शायद तेरे मेरे सपने में भी वैसे ही है, देवानंद मुमताज। तो वो किताब असली में मैं पढ़ा पढ़ा था जब मैं स्कूल से निकल रहा था, तो वो किताब पढ़ के ही मेरे को लगा कि चलो ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, क्योंकि मेरे को थोड़ा लिटरेचर में भी इंटरेस्ट था, राइटिंग में था। मैं बोला एजे क्रॉनिन डॉक्टर स्टार्ट किया था, बाद में फिर ऑथर बन गया था। बहुत कम लोगों ने शायद अभी नाम सुना होगा, एजे क्रॉनिन। तो मैं बोला चलो हम भी ऐसे ही करते हैं, मेडिसिन में तो चले ही जाते हैं, और उससे ह्यूमन वैल्यू सिस्टम, ये सिस्टम तो ऑथर के लिए भी वो काम आता है। ऐसे कई जो थे जो डॉक्टर से ऑथर बन गए बाद में। समरसेट मॉम एक नाम आता है, एजे क्रॉनिन आता है, ऐसे और भी है। अभी तो खैर हम फिर प्रोफेशन में जाके टाइम कम ही मिला। तो जो भी है, तो अभी हम क्या कह रहे थे कि हमारा मुद्दा ये है कि अभी देखेंगे क्रिकेट में भी हम सोच नहीं सकते थे टेस्ट मैच के टाइम, टेस्ट मैच के टाइम हम सोच नहीं सकते थे कि मैच फिक्सिंग क्या चीज़ है। पर ये जैसे ही ये बड़े मनी आ गया, स्पॉन्सर्स आ गए, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स आ गए, तो उसमें मनी बिग स्टेक्स हो गए, फिर मैच फिक्सिंग फिर चालू हो गया। और कई प्लेयर्स के ऊपर आरोप लगे, बड़े बड़े नामों के ऊपर आरोप लगे। और अभी तो पता नहीं, मैं तो जब से ये वनडे तक थोड़ा देखा था, फिर जब से आईपीएल का तो मेरे को एबीसीडी नहीं मालूम है। पर अभी हमको सुना है कि इसमें भी बहुत हाई स्टेक्स होते हैं, फिक्सिंग का हमको पता नहीं है। जो पहले कुश्ती का होता था वो मैच फिक्सिंग ही रहता था, वो कुश्ती में बेट लगते थे, रेसलिंग का। अभी हमको पर इतना हमको सुनाई में आया है कि ये जो ये होते हैं जो T20 होता है, इसमें काफी बच्चे लोग एडिक्ट हो जाते हैं, और इसमें बेटिंग होता है। अब ये कितना है हमको जानकारी नहीं है, पर ये सुना है। तो जो भी है काफी इसमें फिर करप्शन आ जाते, ये आ जाते फिर पता नहीं क्या, एक प्रकार से पब्लिक मासेस भी ये हो जाते। तो अभी मेडिसिन भी मैंने देखा कि ऐसे ऐसे जा रहे हैं कि पहले सिंपल डॉक्टर होता था, वो मरीज देखता था, वो रिसर्च क्या है, वो डे टू डे लाइफ में रिसर्च होता है उसमें, बड़े जर्नल में बड़े इसमें पढ़ोगे, और फिर बड़े आपको स्पॉन्सर्स होंगे। डेफिनेटली टेक्नोलॉजी में पैसा लगता है, ये मैं मानता हूँ। पर एक कोई, हम बाद में बात करेंगे कि कैसे इसका हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो क्योंकि एक ही स्पॉन्सर वो देता है, वो उसके एक प्रकार से इन्फ्लुएंस करेगा, तो फिर वो उसमें क्वेश्चन आ जाता है। तो ये मैं पहले ये किताब का जिक्र किया था, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, द बिल गेट्स प्रॉब्लम। आईना टूटा हुआ है कि बिल गेट्स जो दुनिया सोचती है कि बहुत चैरिटी के नाम पे, फिलैंथ्रोपी के नाम पे, ये टिम सॉब है, इन्होंने एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। इसके बारे में मैंने पहले भी बात किया था कि इसमें एक चैप्टर पूरा इंडिया के ऊपर दिया है कि कैसे इंडिया का हेल्थ पॉलिसीज ये बिल गेट्स से कंट्रोल करता है, पॉलिटिकल लॉबिंग और डॉक्टर्स को इन्फ्लुएंस करके। और तो एक इसमें एक एक चैप्टर इसमें है कि बिल गेट्स का साइंस में क्या रोल है, साइंस। तो ये आज इस चैप्टर के हम बारे में बताएंगे, क्योंकि हम ये हमारा सवाल आज है कि क्या बड़े बड़े ग्रांट, बड़े बड़े ये
ये कारण है क्या, सूडो साइंस का, जो साइंस सच नहीं है। तो इसमें पहला चालू होता है एक कोई स्कॉलर, इकोनॉमिस्ट, आईआईटी, कोई बड़ा इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन में, उसका इंटरव्यू लिया है इसने, टीम साहब ने, या रितिका खेरा ने टीम साहब को बताया है, अपना एक्सपीरियंस बताया है गेट्स फाउंडेशन के साथ। तो रितिका खेरा है नाम उसका। रिमेंबर्स व्हेन सी, उसको एक ईमेल आया। ईमेल में क्या लिखा था कि एमिनेंट पैनल, इंडिया कंसेंसस, यूएस डॉलर 10,000। मैंने ईमेल के सब्जेक्ट हेडिंग में ही पैसा लिखा था कि ये आप एमिनेंट पैनल बन रहा है हमारा, उसमें इंडिया का कंसेंसस बन रहा है, इंडिया का। और उसमें डॉलर पहले लिखा था, $10,000। तो खेरा जो है इकोनॉमिक की प्रोफेसर थी वो, शी इज प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक एट आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वो पहले सोचे कि ये तो है कोई स्कैम है। और वो जब ईमेल पढ़ा तभी भी उसको पक्का विश्वास नहीं हो कि ऐसा भी आ सकता है, कि पहले आप पैसे का बता रहे हो, मतलब जब मैं कह रहा था ना जैसे क्रिकेटर की बोली लगती है, ऐसे रिसर्चर्स की बोली लग रही है। तो वो मैसेज कहाँ से आया था, ईमेल डेनमार्क से आया था, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन कंसेंसस सेंटर और थिंक टैंक इन डेनमार्क, कोई थिंक टैंक बनाया है डेनमार्क में। और वो फंडिंग कहाँ से था, गेट्स फाउंडेशन से। तो ये इनविटेशन क्लियर कर दिया कि दिस वाजंट एकेडमिक से, द पैनल वुड इंटरफेस डायरेक्टली विद पॉलिटिकल लीडरशिप। उसमें फिर आगे जो इनविटेशन में लिखा था कि ये हम एमिनेंट स्कॉलर्स या इकोनॉमिस्ट थी, तो इसको जो हम पैनल में जो ये पेश किया जाएगा उनका रिपोर्ट, वो पॉलिटिकल ये रहेगा, पॉलिटिकल लीडर्स और मीडिया को इन्फ्लुएंस करेगा, स्टेट वाइज एंड पोटेंशियली नेशनल ऑन पॉलिसी प्रायोरिटीज, और उससे आपका पॉलिसी प्रायोरिटीज बनेंगे। खेरा सेड, वो चकित हो गई, उसने कहा कि मेरे को इतना पैसा, इनॉर्मस सम ऑफ मनी, $10,000, आप हिसाब लगा लीजिए कितना है। और उसके अलावा उसको आने जाने का खर्चा सब वही ये करेंगे, रहने का, एयर ट्रैवल, ये उसका खाली कंसल्टेंसी फीस था, $10,000। तो इसका कहना है, रितिका खेरा कहते हैं कि ये क्या इनका नियत क्या है। इनका नियत ऐसा है कि बड़े बड़े टॉप स्कॉलर्स को आप अपने इसमें ले लो बाय गिविंग दिस हाई रेट्स और कंसल्टेंसी चार्जेस। उससे क्या होगा, वो पैनल में बड़े बड़े नाम रहेंगे, तो वो फिर क्या कहेंगे कि उससे उसका रेपुटेशन बढ़ जाएगा, गेट्स फाउंडेशन का रेपुटेशन बढ़ जाएगा, अगर गेट्स फाउंडेशन पीछे रहेगा तो आम आदमी को मालूम भी नहीं रहेगा कि ये गेट्स के पीछे से रिमोट कंट्रोल है। और पर ये इनको इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जो आप ऐसे देते हैं, और आगे का भी वो बताती है। तो इसका जो कोपेनहेगन कंसेंसस सेंटर है, उसका प्रेसिडेंट लिखा है रितिका ने, जॉन लोम्बक थे, जो कि अपना क्लाइमेट चेंज में भी अपना नाम बनाया, बिकॉज ये एक और एक चल रहा है क्लाइमेट चेंज का भी ऊपर, काफ़ी एक्सपर्ट्स को बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से लेते हैं उनको। अब एक्सपर्ट्स का ये फिर आगे बताया इसने, उसी गेट्स फाउंडेशन हैज लीन्ड ऑन कोपेनहेगन। कोपेनहेगन एक कोई सेंटर है, कंसेशन सेंटर, डेनमार्क में, यूरोप में। वहाँ पे क्या करते हैं गेट्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल बेस्ड ऑन रिसर्च फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से रिसर्च पब्लिश करते हैं, विच ही डिस्क्राइब अ थिंक टैंक दैट यूजेस सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स। एक थिंक टैंक कहते हैं अपने आप को, जो कि सोफिस्टिकेटेड एंड द बेस्ट अवेलेबल डेटा टू कंपेयर अल्टरनेट पॉवर्टी फाइटिंग स्ट्रेटजीज। अब ये एल्गोरिथम का क्या मतलब होता है, एल्गोरिथम का मतलब आ जाता है मैथमेटिकल मॉडल्स। तो ये मॉडलिंग करके, ये करके ये दिखाएंगे कि ये इतना बिलियन इसमें लगा दिया तो हमको इतना बिलियन रिटर्न हो गया। ये सब अपना थिंक टैंक से अपने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के स्पोक्स पर्सन इस्तेमाल करते हैं, और ये अपना नैरेटिव चलाते हैं कि देखिए हमने इतना कुछ भला किया है, इतने मिलियन डॉलर्स हमने लगाए तो इतने बिलियन डॉलर्स का हमको इकोनॉमिक बेनिफिट हो गया, इतने लाइफ सेव्ड हो गए, इतने डिजीज प्रिवेंट हो गए।
और वो कहती है कि ये सब ये स्पोक्स पर्सन्स को ले लेते हैं और उनके सामने कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स प्रेजेंट कर देते हैं, जिसका कि आपको मालूम है मॉडल्स का कितना दाएं से बाएं चला जाता है। और ही डिड नॉट दैट हिज प्राइवेट फाउंडेशन फंड्स द कोपेनहेगन, और ये भी नहीं मेंशन किया है कि वो कोपेनहेगन जो कंसेंसस सेंटर है उसको भी गेट्स फाउंडेशन फंड करता है। तो ये एक अरेंजमेंट रितिका खेरा कहती है या टीम सॉप इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं कि ये इनका तरीका है। गेट्स बड़े बड़े फाउंडेशन है, गेट्स फाउंडेशन अभी सबसे ज़्यादा इसमें है, टॉप में है ये सब हरकत में, कि ये बड़े बड़े, अभी ये रितिका खेरा ने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि उसमें थोड़ा ये था, मॉरल करेज था या ईमानदारी था, और सी में भी वेरी, पर 90% प्रोफेसर, 99% प्रोफेसर्स इसमें आ जाएंगे, क्योंकि वो मोस्टली उनको मालूम है, वो सही में सोचेंगे कि भला करेंगे, वहाँ जाके उनको बड़े बड़े मॉडल्स फिगर्स विगर्स बता दिए जाएंगे, उसका आपको एग्जैक्टली मालूम नहीं, समझ में भी नहीं आते, इतने कॉम्प्लिकेटेड आजकल एल्गोरिथम्स होते हैं। और वो फिर अंग्रेजी बता देते हैं, वो स्पोक्स पर्सन है, और फिर मीडिया भी आ जाता है इसमें कि ये एक्सपर्ट्स ने ये बोले हैं ये, और वो पीछे से ये कंट्रोल हो रहे हैं। तो वो तो सूडो साइंस हो गया ना, क्योंकि जेन्युइन साइंस होता है प्रोफेसर खुद देखता है, खुद अब उसको कोई दूसरा उसको इतना कुछ फंडिंग किया, ये किया, उधर गया, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड ये और शॉर्ट टाइम में, ये क्या साइंस होता है या रिसर्च होता है? जेन्युइन साइंस या जेन्युइन रिसर्च है, ये सवाल ये उठ जाता है। तो ये मैं थोड़ा मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ। और उसके बाद ये क्या है कि इन्फ्लुएंस खाली एक तो आपने टॉप रिसर्चर्स, जैसे क्रिकेट में आपने ऑक्शन करके टॉप प्लेयर्स को ले लिए अपने T20 में, ऐसे एक एक पैनल बना दिया, ये बना दिया बड़े बड़े। उसके बाद मीडिया को भी, हाउसेस को भी ये काफ़ी ये करते हैं, उसका दिया है, क्योंकि मीडिया नॉलेज पावर होता है, तो नॉलेज कंट्रोल कर लिया, साइंस कंट्रोल कर लिया। उसके बाद एकेडमिक डेटाबेस वेब ऑफ साइंस, जो मेडिकल जर्नल्स है उसमें भी काफ़ी इनका ये रहता है। वैक्सीन, ये दिया कि वैक्सीन जो जर्नल है उसका सबसे टॉप जो ये है प्राइवेट सेक्टर जो फंडर है, ये गेट्स फाउंडेशन है, सबसे टॉप फंडर है। वैक्सीन जर्नल देखिए, ये फार्मा कंपनी अपने जर्नल चलाते हैं। वैक्सीन जर्नल्स का जो स्पॉन्सरशिप है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन फाउंडेशन एम्प्लॉइज also publish their own research extensively in the journal, having co-authored more than 100 papers. तो अकॉर्डिंग टू द एकेडमिक डेटाबेस वेब ऑफ साइंस, एक वेब ऑफ साइंस एक डेटाबेस है जो टॉप मेडिकल जर्नल्स में क्या क्या पब्लिश हो रहा है क्या है उसका एक ये रखता है। तो ये द फाउंडेशन फॉर इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर फंडर ऑफ रिसर्च अपीयरिंग इन द साइंटिफिक जर्नल। तो जर्नल नहीं है इनका खुद का, पर जर्नल में जो रिसर्च पब्लिश हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा रिसर्च पब्लिश हो रहे हैं बाई फंड्स फ्रॉम ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, जीएस की, ये भी फार्मा कंपनी है। ये भी रिसर्चर्स को फंड करते हैं, और उनके पेपर्स मैक्सिमम 100 पेपर्स साल में छप जाते हैं वैक्सीन जर्नल में। और दूसरा है गेट्स फाउंडेशन स्पॉन्सर्ड पेपर्स, जो जो साइंटिस्ट को पकड़ा है, उनसे रिसर्च करवाया है, उनके पेपर्स भी छपा है कहाँ, टॉप जर्नल वैक्सीन में। एडिशनली द हेड ऑफ द गेट्स फाउंडेशन निमोनिया प्रोग्राम, गेट्स फाउंडेशन का जो निमोनिया प्रोग्राम है, कीथ क्लुगमैन सिट्स ऑन द एडिटोरियल बोर्ड ऑफ द जर्नल। जर्नल के एडिटोरियल बोर्ड में ही उनका गेट्स फाउंडेशन का आदमी बैठा है, एडिटोरियल बोर्ड में। ही ऑल्सो सिट्स ऑन द बोर्ड ऑफ जर्नल ऑफ ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो ये गेट्स फाउंडेशन के खुद के प्रोग्राम्स के, गेट्स फाउंडेशन के लोग ही जर्नल में बैठे, ये दिया है, वैक्सीन का नाम दिया है इसने। We see a variety of similar relationships throughout academic publishing where Gates Foundation acts as a funder. Gates Foundation as a funder होता है, ऑथर होता है, जर्नल एडिटर होता है एंड एडवाइजर होता है। मतलब एक जर्नल का फंडर भी वही है, नंबर ऑफ एकेडमिक पब्लिशिंग में पेपर्स का फंडिंग, एकेडमिक पब्लिशिंग में जो पेपर्स छपते हैं उसके फंडर भी गेट्स फाउंडेशन होता है, उसके ऑथर्स भी गेट फाउंडेशन के लिए काम कर रहे हैं, जर्नल एडिटर भी बैठा हुआ है गेट्स फाउंडेशन का आदमी, एडवाइजर भी गेट्स फाउंडेशन का आदमी बैठा हुआ है।
It has been built a wide network of influence through financial ties to top academic researchers and journal editors. पूरा एकेडमिक जर्नल एडिटर्स और रिसर्चर्स को पूरा फाइनेंशियल ये भर दिया है, फाइनेंस से, स्पॉन्सरशिप, फंड्स, ग्रांट, कंसल्टेंसी। टॉप क्रिकेटर को जैसे खरीद लिए है आईपीएल वाले, ऐसे ही है। द फाउंडेशन फॉर एग्जाम्पल फंड्स कमीशन एंड हाई प्रोफाइल लीडरशिप प्रोग्राम भी चलाते हैं ये गेट्स फाउंडेशन। पोस्ट सेकेंडरी वैल्यू कमीशन एंड वुमेन लिफ्ट हेल्थ एंड इनवाइट पार्टिसिपेशन ऑफ हाई प्रोफाइल रिसर्चर्स। ये लीडरशिप प्रोग्राम चलाते हैं और हाई प्रोफाइल रिसर्चर्स को बुलाते हैं एज कंसल्टेंट। तो रिसर्चर्स भी खुश हो जाता है, देखो मैं इंटरनेशनल लीडरशिप ट्रेन कर रहा हूँ, जैसे वुमेन हेल्थ और ये हेल्थ, ऐसे अच्छे कैची नाम दे देते हैं। तो वो आम रिसर्चर आन एकेडमिक को पता नहीं है कि वो इस इसमें मोड़ा है और फाइनेंस पैसा मिल रहा है, इंस्टीट्यूशन का नाम हो रहा है। देखो हमारे जो रिसर्चर्स है, हमारे जो फैकल्टी है, हमारे जो प्रोफेसर है, वो इंटरनेशनल फोरम में ये करते हैं, कंसल्टेंट है ये। पीछे बैठा है गेट्स, पर सब कुछ फंड उससे हो रहा है। हमारे यहाँ भी इंडिया में मैक्सिमम हो रहा है, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स पीछे फिर एनजीओ जितने काम कर रहे हैं हमारे कंट्री में, सब गेट्स फाउंडेशन, ये सब एनजीओ वगैरह फ्रंट है। जॉन स्नो और ये ऐसे कई नाम है, वो सब गेट्स फाउंडेशन से है। फिर हमारा बिराक है जो बहुत बड़ा रिसर्च ग्रांटिंग बॉडी है, वो बिराक का भी कहीं गेट्स फाउंडेशन आ जाता है। अभी तो आईसीएमआर के साथ भी लेटर ऑफ इंटेंट है रिसर्च कोलैबोरेशन में। फिर भारत बायोटेक हुआ, फिर सीरम इंस्टीट्यूट, सबके साथ एमओयू हो गया गेट्स फाउंडेशन का। आईसीएमआर को कंट्रोल कर लिया, अगर अगर कंट्रोल क्या, बना लिया रिश्ता, तो वो फिर इंडिपेंडेंट रिसर्च तो नहीं होगा, वो उसका जो एजेंडा होगा उसी पे पैसा देगा। ये कह रहे हैं, ये कई प्रोफेसर्स के ऐसे इंटरव्यूज है कि वो उसका जो एजेंडा है उसी में साइंस चाहिए, और उसका जो नैरेटिव है उसी में ऐसे रिजल्ट्स आने चाहिए। ऐसे कई रिसर्चर्स ने दिए, उन्होंने छोड़ दिया था गेट्स फाउंडेशन में, जब उन्होंने अपने तरह से स्टडी किया, फिर उनको ऊपर से आदेश आया नहीं ऐसे करना है स्टडी। तब कई जो जिनमें थोड़ा मॉरल करेज था, पर सब नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है, जो रिसर्चर ने छोड़ा है वो कहा है कि कई बार हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा कैरियर डिपेंड करता है, क्योंकि जहाँ भी जाएंगे वो उधर से कंट्रोल होता है। एक बार आप ब्लैकलिस्ट हो गए गेट्स फाउंडेशन, तो आपका कैरियर बहुत मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। तो गेट्स कमेंट्री ये फिर तो फिर न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन है, एरिक रूबिन उनके एडिटर हैं, has co-authored 19 scientific papers that disclose funding from the Gates Foundation। जो एडिटर है वो खुद न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छापा है 19 पेपर जिनका फंडिंग हुआ गेट्स फाउंडेशन से। अभी एडिटर को ही आपने पकड़ लिया, जो कि न्यू इंग्लैंड जर्नल मेडिसिन इज द टॉप मोस्ट जर्नल इन द वर्ल्ड। तो ये आम एकेडमिक्स को मालूम नहीं इसके पीछे हो क्या रहा है। इसका एडिटर को 19 पेपर्स उसने पब्लिश किया जो कि गेट्स फाउंडेशन फंडिंग है। एट द सेम टाइम ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज एडिटर, जब वो एडिटर था एरिक रूबिन, द जर्नल हैज पब्लिश डजन्स ऑफ स्टडीज फंडेड और ऑथर्ड बाय द गेट्स फाउंडेशन। No foundation or non-profit organization has any influence on my publication, and no funder has any influence of articles that a journal publishes। रूबिन ने टीम साहब ने जब इंटरव्यू लिया मेल से, उसने कहा भाई मैं फंडिंग किया, पर मेरा साइंस मेरा प्योर है, मैं कोई इससे इन्फ्लुएंस नहीं हुआ। कहने की बात है। और फिर कोविड पैंडेमिक के दौरान जब स्टार्ट हुआ महामारी कोविड-19, रूबिन्स जर्नल पब्लिश्ड अ लॉन्ग कमेंट्री। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जिसमें रूबिन एडिटर थे, एक कमेंट्री छापा एक लेख का, जिसको कि बिल गेट्स ने लिखा था। मेडिकल जर्नल में बिल गेट्स लिख रहा है। अभी देखिए न्यू इंग्लैंड जर्नल मेडिसिन में हम कितना भी जोर लगा दे, हमारा कितना भी अच्छा आर्टिकल हो, नहीं होगा पब्लिश, हमको बता सकते। पर बिल गेट्स का आर्टिकल पब्लिश हो रहा है, उसके फंडिंग के आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। तो वो बिल गेट्स ने एक आर्टिकल लिखा था न्यू इंग्लैंड जर्नल में, जिसके पास लिखता है ये टीम साहब, जिस बिल गेट्स के पास कोई मेडिकल ट्रेनिंग नहीं है, पर उसने खुद एक आर्टिकल लिखा, एंड ही हैज गिवन रियल एस्टेट। वो यही कह रहे हैं कि इतना मेजर अगर पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है, महामारी को आपने बहुत बड़ा और उस क्राइसिस में आपने आर्टिकल कोई टॉप साइंटिस्ट से नहीं, बिल गेट्स का आर्टिकल आप छाप रहे हो, उसको स्पेस दे रहे हो। जर्नल में स्पेस की बहुत कमी रहती है। और उसने फिर
और उसमें काफ़ी कमियां थी, पर कोई बोलने वाला का हिम्मत नहीं था। क्योंकि आप कहते हो ये जर्नल्स में आप पीयर रिव्यू होता, दूसरे लोग देखते हैं। अब बिल गेट्स के इसमें किसी ने नहीं, वो पब्लिश भी हो गया कि एडिटर के 19 पेपर पब्लिश हो गए। तो इसका भी पब्लिश हो गया। तो ऐसे ही ये मतलब और अब कहते हैं ना कि अगर कोई रिसर्चर कुछ बोलेगा या छोटे मोटे जर्नल, अरे ये तो छोटा मोटा जर्नल है, या तो इसका वर्क पीयर रिव्यू नहीं हुआ, टॉप जर्नल में छपेगा। पर अगर टॉप जर्नल में इतने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से छाप रहे हैं, जो कि जो फंडिंग कर रहा है उसी का जर्नल में कंट्रोल है, उसी का एडिटर को भी कंट्रोल कर रहा है, उसके इसको भी, तो ये सूडो साइंस होगा या प्योर साइंस होगा, ये सवाल मैं छोड़ देता हूँ आपके ऊपर। और इसमें कितने कितने पैसे इन्वॉल्व है, कितना इसमें, और इस जर्नल्स को कितने लोग ट्रस्ट करते हैं, पूरा पॉलिसी हो जाता है। और ये एक्सपर्ट पैनल को ये ऐसे इतना ज़्यादा कंसल्टेंसी दे रहे हैं कि उनको भी एक प्रकार से डायरेक्ट ब्राइब नहीं कर रहे हैं, पर इन्फ्लुएंस तो कर रहे हैं ना, कंट्री और वो फिर उनके जो पैनल में पहले से बना रहता स्क्रिप्ट, उससे फिर पॉलिटिकल डिसीजन, पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज या साइंटिफिक पॉलिसीज डिसाइड होते हैं। और गेट्स ने भी कोई अपना ये बताया नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताना चाहिए, वो न्यूमरस लिख दिया है वेग, जो कि पर्टिकुलर कि आपका क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या इसमें आपका सोर्स ऑफ फंडिंग है, ये नहीं बताया। और एक और रिसर्चर का दिया है, एक 2021 में गेट्स इस पे एक डॉक्टरल कैंडिडेट थी, मेलिसा बार्बर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। वो अपना उसने तजुर्बा बताया, गेट्स फाउंडेशन के साथ काम कर रही थी, वही जो मैंने पहले कहा था कि इतना माइक्रो मैनेज करते थे गेट्स फाउंडेशन, आपका रिसर्च मेथड्स कैसे होना चाहिए, आपके फाइंडिंग्स कैसे होने चाहिए। तो उसने देखा कि ये बहुत पुअर मेथड दिए थे उनको, गेट्स फाउंडेशन ने माइक्रो मैनेज किया था कि इस मेथड से आपको रिसर्च करना है। जब उसने खुद देखा, उसको लगा कि यार ये मेथड तो बहुत कमज़ोर है, तो उसको फिर बोला नहीं यही करना है, तो ये फिर छोड़ दिया उसने। उसको ये कहना था कि उस टाइम कोई भी ऐसा दवाई नहीं बताना था कि जिसका कि कोविड 19 का, दूसरे सब दवाई को, कुछ दवाई को ब्लॉक करना है, कुछ दवाई को प्रमोट करना है, कुछ टीके को प्रमोट करना है, उस टाइप का उनका एजेंडा था। ये दिया है इसमें। तो ये जो ऑनेस्टली डिक्टेटिंग मेथड्स, वो बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस मॉडल है। और उनका, क्योंकि ये एक 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 ऊपर से ये लग जाता है, लिपा पोती हो जाता है, साइंटिफिक जर्नल में आ जाए, और साइंटिफिक जर्नल को पहले से इतना इन्फ्लुएंस, रिसर्चर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अभी कुछ ही रिसर्चर है, जैसे रितिका जो खेरा है, क्या नाम था उसका, और ये जो मेलिसा बार्बर है, ऐसे इक्के दुक्के हैं कि जो एक मॉडल करेज है वो छोड़ के आ जाते हैं। एक और मेरे से मिली थी कुछ दिन पहले, पिछले साल, वो भी ऐसे काम, उसने भी छोड़ दिया था कहीं पे, वो यूएसए में कर रही थी हाई, इसको ऑफर मिला था, पर वो जब रिसर्च करने लगी देखा कि काफ़ी इंटरफियरेंस है, तो वो छोड़ के आ गई, अभी पुणे में प्रैक्टिस करती है। बार बार तो ये इन्फ्लुएंस दिए है, और भी दिए है कि जैसे एक डेटा जो है, डेटा में एक क्रिस मरे है, एक टावरिंग फिगर है, जो ग्लोबल हेल्थ का डेटा बनाते हैं, मैट्रिक्स, एक यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्युएशन है। ही मेक्स, जैसे पब्लिक हेल्थ में आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। आंकड़े, जैसे मैं भी एपिडेमियोलॉजी पब्लिक हेल्थ में, पैटर्न पॉपुलेशन लेवल, अब आंकड़े बहुत करेक्ट होने चाहिए, आंकड़े बहुत करेक्ट होने चाहिए, तभी, अदरवाइज वो डिस्टॉर्ट हो जाए या मॉडलिंग से करो वो फिर गलत हो जाता है। तो वो वही इसमें किताब में दिया है कि ये जो एक हर साल एक ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट भी निकालते हैं इन लोग, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से, जिसका कि नाम है, जिसका कि एक इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्युएशन, एक इंस्टीट्यूट खोला है एक यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में, जिसके हेड क्रिस मरे है, और एक डॉक्टर 7 बिलियन, और वो पूरा ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट है। उसमें भी दिया है कि काफ़ी इसका इन्फ्लुएंस है, कि मॉडल्स के गेट्स, और उसमें पूरे वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जो ग्लोबल हेल्थ, सबको ऑथर बना लेते हैं, अब देखना। और वो लैंडसेट में छपता है, वो रिचर्ड हॉटन है उसका एडिटर, वो लैंडसेट में छपता है, और उसका
सभी वर्ल्ड के सभी सॉफ्ट ट्रांजिट वो ऑथर होते हैं, करीब 300-400 ऑथर होंगे वो, पता नहीं कैसे वो ग्लोब। और उसमें जो डेटा आता है, कई उसमें करेक्ट रहता है, कई उसमें मॉडलिंग से कर देते हैं, क्योंकि पुअर कंट्रीज में ठीक से डेटा कलेक्ट नहीं होते हैं, तो उसका ये सिस्टम नहीं इम्प्रूव करके वो ये सिस्टम कर देते हैं कि हमने मॉडलिंग से इसको ये कर दिया, स्मूथ कर दिया, ये कर दिया। काफ़ी उसमें कमियां है डेटा, ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर उसमें भी ये है कि बिल्कुल, और उसको इतना कॉम्प्लेक्स ब्लैक बॉक्स जैसे बना देते हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक मॉडल की कोई रिव्यूअर उसको समझ ही नहीं पाएगा। छपता तो पीयर रिव्यू जर्नल में है, पर जितने वेल टू टॉप लेवल के ये हैं स्टैटिस्टिशियन या एपिडेमिक, सब इसमें इसके ऑथर्स में आ जाते हैं, तो उनके पास रिव्यू जाता नहीं है। और जिसके पास जाएगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, और वो बड़े बड़े नाम देख के निकाल देता है वो। तो वो ऐसे कई चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल डेटा का भी मैनिपुलेशन तो ठीक होता, हम मैनिपुलेशन डायरेक्टली नहीं कहेंगे, पर हम डेटा के करेक्शन में हम ये कर देते हैं। तो ये, और रिचर्ड हॉटन को भी बहुत बड़ा प्राइज दे दिया था इसने, रूज प्राइज कोई, लाइफ टाइम। रिचर्ड हॉटन जो कि इसके लैंडसेट के एडिटर है, 16-17 साल से वही एडिटर है। और जिसके बारे में मैंने कहा था कि करीब कुछ साल पहले उन्होंने खुद लिखा था, रिचर्ड हॉटन, रिचर्ड रिचर्ड स्मिथ जो बीएमजे के एडिटर है, और मार्शिया एंजल जो न्यू इंग्लैंड जर्नल के एडिटर थे उस टाइम, जो मेडिकल जर्नल हैज बिकम द एक्सटेंशन आर्म ऑफ ये। और अभी ये रिचर्ड हॉटन खुद लैंडसेट में ये सब गेट्स फंडेड पेपर्स छापते हैं, तो उनके ऊपर भी शायद मजबूरी आ गई होगी, तो उनका भी शायद जो उसूल वगैरह थे, जो कि जब उन्होंने वो एडिटोरियल लिखा था कुछ साल पहले, अभी शायद वो उसूल नहीं है। क्योंकि मेरा 2 बार खुद मैं रिचर्ड हॉटन से कम्युनिकेट किया था, उन्होंने कुछ एडिटोरियल निकाला था, जो पहले मैं शायद बताया था कि इंडिया ने अपने डेथ्स कंसील किए, तो मैंने उनको कैलकुलेट करके बताया था एक्चुअल डेटा, हमने भी फील्ड वर्क किए थे कोविड के दौरान। तो कुछ हमने भी एस्टिमेट्स लगाए थे कि इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट क्या है, हमने खुद, और हमने इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में पब्लिश भी किए हैं, हमारी पूरी टीम थी। और उसके बेसिस पे हमने बोले थे कि आप जो बता रहे हो मॉडलिंग से एस्टिमेट लगा रहे हो, उन्होंने एडिटोरियल में लिखा था कि इंडिया में तो बहुत ज़्यादा डेथ हुए, 10 टाइम्स ज़्यादा महामारी में। तो हमने उनको अपने कैलकुलेशन से, हमारे खुद के स्टडी के बेस पे, और भी जो जॉन यूनिट्स के स्टडी थे, हमने बोले थे इतने हो नहीं सकते, उनको काउंटर किया था वो हमको, ना उसको हमारा लेटर को छापा, ना अपना जो एडिटोरियल को कुछ चेंज किया, और ऐसे ही बता दिया 3 महीने बाद हम आपका ये नहीं छाप रहे, रीजन भी नहीं दिया। जो कि एक साइंटिस्ट को अगर कोई क्वेश्चन पूछता है दूसरा साइंटिस्ट, उनको जवाब देने का ये है, अगर वो ट्रू साइंटिस्ट है, तो नहीं दिया। तो रिचर्ड हॉटन का भी ऐसा, अभी ही इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ गेट्स फाउंडेशन, ये पूरा एक्सपोज किया है इसमें टीम साहब ने, क्योंकि एक आप ये एक प्रकार से साइंस को हाईजैक कर लिया है बड़े बड़े फंडर्स ने, और पर्टिकुलरली आज के तारीख में गेट्स फाउंडेशन का काफ़ी प्रभाव है। और इसका क्या था, मैं वही सोच रहा था कि इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी गवर्नमेंट भी फंडिंग ड्राई अप हो गया है। आज से करीब 30 साल पहले जो भी हमारे एकेडमिशियंस होते थे, प्रोफेसर होते थे, उनको पास एक ऑटोनॉमी था, अपना फ्रीडम था, अपना रिसर्च अपने मर्जी से करना, और उनको यूनिवर्सिटी सपोर्ट मिलता था, ग्रांट। तो धीरे धीरे 30-40 साल से वो गवर्नमेंट फंडिंग एक तरफ से बंद हो गया पूरे वर्ल्ड में, कम हो। और फंडिंग अभी, वो वैक्यूम जो हुआ उससे अभी प्राइवेट प्लेयर्स आ गए, और प्राइवेट प्लेयर्स का अपना रहेगा, वो अपना बिजनेस मॉडल रहता है, उनको मार्केटिंग रहता है, वो साइंस नहीं रहता है। और उसके लिए फिर जैसे इसमें दिया है, बाय नेम इन्होंने दिया है कि टॉप रिसर्चर्स को अप्रोच करते हैं उनका, और टॉप एकेडमिशियन कई बार इतने बिजी होते हैं कि उनका नाम ही यूज होता है, बाकी कोई करके दे देता है उनको सब कुछ, लिख के भी दे देता है, ये दे देता है, डेटा भी बना के दे देता है। वो डेटा जैसे जैसे एक ने बताया भी था कि वो अपने मेथड से करेंगे तो गलत कंक्लूजन निकालना है जो उनके नैरेटिव में सूट करता है। आप एक कच्चा स्टडी कर दो तो बोलो कि ये अभी जैसे ICMR ने एक बहुत ही कच्चा स्टडी करके बता दिया कि टीके से कोई है, क्योंकि वो भी है, गेट्स उसका MOU है, तो सूडो साइंस हो रहा है ये कोई अभी सूडो साइंस का मैं वही डेफिनेशन है, कंटेमिनेटेड साइंस है। ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ा फैसिलिटीज है, तो आपका साइंस बहुत रिगरस हो रहा है उसमें, बल्कि स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी को आप अगर गलत यूज़ करोगे तो ज़्यादा नुकसान होगा।
अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो गलती भी करोगे तो छोटा गलती करोगे, बड़ा टेक्नोलॉजी तलवार में जितना ज़्यादा धार होगा दोनों तरफ से कट कर सकता है। तो हमारे को कुछ आज इसी के बारे में बात करना था, आप लोग बता सकते हैं। आप अपना ये, कई बार हमको लगता है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ कि नहीं। जो कुछ हमको फीडबैक मिलता है तो लगता है कि हाँ भाई अभी तक हमारा ट्रैक सीधा है। और हमारा एक यूएचओ है, उसके ऊपर फंडिंग हम, हाँ फंडिंग की बात हम सोच रहे थे। ये जैसे अगर ऐसे रिसर्च करना है जो कि फंडर्स या जो स्पॉन्सर्स है रिच, वो इन्फ्लुएंस ना करे रिसर्चर्स को, तो अनोनिमस होना चाहिए। जैसे हम कभी कोई चैरिटी देते हैं, कोई लोग, बड़े लोग जो दान देते हैं अपना नाम नहीं बताते। असली चैरिटी ये होता है कि अपना नाम नहीं बताते हैं और पीछे रहते हैं। तो हम ऐसे ही सोच रहे थे कि हमारे यहाँ कई ऐसे ये होते हैं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो अगर जितने भी बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज है ये, अगर वो कुछ परसेंटेज रिसर्च में दे दे और एक पूल बना दे, मिक्स, जो कॉमन पूल बन जाए और किसी का इंडिविजुअल का नाम नहीं रहे उसमें, एंड दैट कैन बी अ रिसर्च ग्रांट विच कैन बी गिवन टू रिसर्चर्स, जो जिनके ऊपर फिर कोई दबाव नहीं रहेगा कि एक पर्टिकुलर इसने दिया है तो इसका ये करो ये करो। तो हमारा तो खैर बहुत छोटा एक यूएचओ है, उसमें हम डोनेशन हम ये करते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे क्यूआर कोड का लिंक। तो कुछ डोनेशन करना, ज़्यादा भी नहीं चाहिए हमको, हमको ज़्यादा करने से भी हमको हैंडल नहीं करना आएगा हमको। अगर कुछ फंड होगा तो हम रिसर्च अपना जो मेडिकल स्टूडेंट्स या ये, अगर आएगा उतना, अभी तक तो ऐसा नहीं है हमारे पास कॉर्पस, तो हम उनको इनकरेज कर सकते हैं, यंग माइंड्स को, फ्री फ्रॉम एनी फार्मा इंटरेस्ट ऑफ, और ये जो इंडिपेंडेंट रिसर्च के लिए। और फिर हमारे यूएचओ के थोड़े बहुत एक्टिविटीज़ रहते हैं, हेल्थ मटेरियल बनाना, ये बनाना, थोड़ा बहुत हम अपना तरफ से, कई बार हमारे मीटिंग में हमको ट्रैवल करना पड़ता है। अभी जितने भी मेंबर्स हैं अपने पॉकेट से खर्चा कर रहे हैं, वी आर ऑल मिडिल क्लास पीपल, हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है और ना ही हम कोई फार्मा इन्फ्लुएंस में आना चाहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ कॉर्पस होगा तो वो थोड़ा हमको बेनिफिट मिल जाएगा फॉर मीटिंग अरेंज करना या कोई वर्कशॉप अरेंज करने में। तो इतना ही हमको कहना था आज, धन्यवाद।